जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी गैंट्री ग्रिडर के बारे में डिटेल्ड में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गैंट्री ग्रिडर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि विच ऑफ द लोड आर नॉट कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ गैंट्री ग्रिडर। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको पढ़ाया था गैंट्री ग्रिडर के ऊपर कौन कौन से लोड्स एक्ट करते हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल लोड वहां पर एक्ट करता है, ग्रेविटी लोड वहां पर एक्ट करता है जिसको हमने स्टैटिक लोड भी कहा था। ठीक है, वहां पर लेटरल लोड भी एक्ट करता है, लेकिन हमने कहीं पर भी विंड लोड के बारे में वहां पर डिस्कशन नहीं किया था। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए हमारा विंड लोड, कि विंड लोड हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं जब कभी भी हम लोग गैंट्री ग्रिडर को डिजाइन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज विंड लोड। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर गैंट्री ग्रिडर कैरिंग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। ठीक है, ईओटी जिसको हम लोग बोल देते हैं। ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स द लेटरल फोर्स आर इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो पहली बात आपको ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और वहां पर लेटरल फोर्स के बारे में कहा गया है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं मैनुअली ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, साथ में लेटरल बोला है या हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला है, ठीक है, वर्टिकल फोर्स बोला है, इस चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कब लेटरल बोला गया है, कब आपको वर्टिकल बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बोला है सबसे पहली बात। दूसरा बोला है लेटरल फोर्स, तो ये कितने परसेंट से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा आंसर है कि 10% ऑफ द वेट ऑफ क्रेब एंड वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें पता है कि क्रेब क्या होता है और कौन सा वेट ये उठाता है। ठीक है, इनकी बातें हम लोग कर चुके थे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो अब आप मेरे ख्याल से आप इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, कि फॉर गैंट्री ग्रिडर कैरिंग लोड हैंड ऑपरेटेड, देखो आ गया ना हमारा हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स। द वर्टिकल फोर्सेस क्या पूछा है इस बार, वर्टिकल पूछा है, ध्यान दीजिएगा। फोर्सेस आर इंक्रीज्ड फॉर इंक्रीज बाय डेस परसेंट फॉर इम्पैक्ट अलाउंस। इम्पैक्ट अलाउंस में कितना हमको इंक्रीज करना रहेगा, तो इसका आंसर है 10% ऑफ वेट ऑफ क्रेब प्लस वेट लिफ्टेड ऑन दी क्रेन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको पता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज समझा दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोला गया है कि कोई गैंट्री ग्रिडर है जो कि हैंड ऑपरेटेड है ना, उसके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस को कितने परसेंट से बढ़ाएंगे अगर हमको इंपैक्ट अलाउंस वहां पर निकालना है। तो सीधा सीधा आंसर होगा 10% ऑफ वेट ऑफ क्रेब एंड वेट ऑफ द लिफ्टेड वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, द मैक्सिमम व्हील लोड इज ऑब्टेन्ड व्हेन। मैक्सिमम व्हील लोड कब मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम व्हील लोड हमको तब मिलेगा जबकि हमारा क्रेब क्या रहेगा, क्लोजेस्ट रहेगा किसके, गैंट्री ग्रिडर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मानो ये आपका क्या था, ये कुछ इस प्रकार का हमारा था और यहाँ पर मेरा ये क्रेब लटका था, मान लो ये क्रेब है। ठीक है, और इसके नीचे ये हुक लगा था। तो जब ये कॉलम पे सपोर्टेड होगा, मानो ये कॉलम है, ठीक है, और ये जब गैंट्री ग्रिडर इसके पास में रहेगा, डेट इज मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, डेट इज मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस रहेगा, उस केस में यहाँ पर ये क्या रहेगा, मैक्सिमम व्हील लोड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें आपको ये क्लियर किया गया है काफी कि ये मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस है, कि इससे पास में ये नहीं आ पाएगा। कौन? ये क्रेब, ये हमारा है क्या, क्रेब। क्लियर है? और ये मेरा है, मान लेता हूं मैं कि कॉलम है या फिर गैंट्री ग्रिडर है। फिलहाल के लिए गैंट्री ग्रिडर मान लो, ये किसी कॉलम पर सपोर्टेड रहता है ऐसे। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रेब इज क्लोजेस्ट टू द गैंट्री ग्रिडर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड ऑफ ग्रिडर इज मैक्सिमम। सीधी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है कि बेंडिंग मूवमेंट डेड लोड की वजह से किसका, ग्रेडर का मैक्सिमम कब होता है। सीधे सीधे बोल देते हैं हम लोग, जब ये सेंटर ऑफ द स्पान पे रहेगा। मैक्सिमम कहां पर रहेगा, सेंटर ऑफ स्पान पर। ठीक है, ओके, आगे अगर बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, अब फिर से क्वेश्चन ध्यान को पढ़िएगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन अलाउड फॉर गैंट्री ग्रिडर वेयर द क्रेन्स आर मैनुअली ऑपरेटेड। फिर से मैनुअली ऑपरेटेड आया, तो आपको बोला गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना अलाउ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है L/500। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं कि जब आपकी क्रेन मैनुअली ऑपरेटेड है उस केस में
डिफ्लेक्शन हमारा ज्यादा हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड फॉर गैंट्रिक रडर वेयर द क्रेन्स आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो उस केस में क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन हम लोग कम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ये अलाउ करते हैं हम लोग। ठीक है, अलाउेबल ऐसा कहा जाता है। तो इस केस में हमने मैनुअली ऑपरेटेड के केस में भी आपको मैं बताया था कि स्पैन अपॉन 500 होता है, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड के केस में ये स्पैन अपॉन 750 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, स्पैन बाय 750। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर बात करें इसी के अंदर कि एडिशनल इंपैक्ट लोड ऑन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, फिर से क्या आया, ईओटी आया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स फॉर वर्टिकल फोर्सेस ट्रांसफर टू द व्हील। Additional impact load on electrically operated cranes for vertical transfer to the wheel is, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि एडिशनल इंपैक्ट लोड आप कितना कंसीडर करेंगे जब आपकी क्रेन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है वर्टिकल फोर्सेस के केस में, तो वहां पर आना चाहिए 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि एडिशनल इंपैक्ट लोड ऑन हैंड ऑपरेटेड, फिर से क्या आ गया, हैंड ऑपरेटेड तो वर्टिकल फोर्सेस ट्रांसफर द व्हील इज 10%, सीधी सिंपल सी भाषा में। ठीक है, इलेक्ट्रिकली के केस में, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड के केस में 25% था, जो कि मैंने आपको कॉलम के फॉर्म में बता रखा है ये चीज, और हमारे मैनुअली ऑपरेटेड या हैंड ऑपरेटेड के केस में 10% है। ध्यान दीजिएगा, वो टेबल आपको याद करना जरूरी है जो कि मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर आपको बताया हूं, उससे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एडिशनल इंपैक्ट लोड, फिर से वही पूछा है ऑन हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस बार क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर्स टू द रेल, ये कितना होगा, सीधे सिंपल सा, इसका भी आंसर है कि 5% ऑफ वेट ऑफ द क्रेन एंड वेट लिफ्टेड बाय द क्रेन। अगर हॉरिजॉन्टल बोला है तो 5% आ जाएगा, अगर वर्टिकल के केस में बोल रहा है मैनुअली ऑपरेटेड है तो 10%, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तो 25%। ठीक है, ओके। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि वेट ऑफ द क्रेप प्लस वेट लिफ्टेड बाय द क्रेन्स, ये भी होना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शंस ज्यादा एक्यूरेट जो रहेगा वो आपको चूज करना है हमेशा। कभी कभी क्या दे देगा, सीधे सीधे 5% वेट ऑफ क्रेप दे देगा। सारे ऑप्शंस में अगर वेट ऑफ क्रेप है देन आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर कुछ ऑप्शंस में वेट ऑफ क्रेप दिया है और कुछ में वेट ऑफ क्रेन्स भी दिया है तो आपको ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11th की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एडिशनल इंपैक्ट लोड ऑन ईओटी दैट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर्स टू द रेल इज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर द रेल इज 10% ऑफ वेट ऑफ द क्रेब एंड द वेट लिफ्टेड बाय द क्रेन्स। इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बोला है एडिशनल इंपैक्ट लोड ऑन ईओटी फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर्स टू द रेल। जैसे रेल इधर है, ये मेरी क्या है, रेल है, तो इसके इस डायरेक्शन में ट्रांसफर्स डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री के केस में पूछा है, तो कितना होना चाहिए, 10% वेट ऑफ द क्रेन। ऑलराइट, 12th की बात करते हैं, एडिशनल इंपैक्ट लोड ऑन ओवरहेड क्रेन्स फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल। अलोंग द रेल पूछा है कि ये अगर मेरी रेल है तो इस रेल के डायरेक्शन में ही मेरे से कोई बात करवा रहा है तो ये 5% हम लोग बात कर देंगे। ठीक है, 5% ऑफ ऑल स्टैटिक व्हील लोड। ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन थोड़ा यूनिक होने वाला है कि 5% ऑफ ऑल स्टैटिक व्हील लोड हम लोग वहां पर कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्ज लोड इज जनरेटेड बाय, जो सर्ज लोड है जिसको हम लोग लेटरल लोड भी कह देते हैं, लेटरल लोड किसकी वजह से होता है, तो ये फ्रेंड्स जैसे कि मानो ये मेरी क्या थी, ये मेरी क्रेन थी। ठीक है, और मेरी ट्रॉली कैसे मूव कर रही थी, ये मेरी ट्रॉली मूव करती है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्ज लोड है डेट इज हमारा लेटरल लोड है, ये किसकी वजह से आता है, ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द क्रेन, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। समझ आया कि अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा या फिर मैं इसको डी एक्सेलरेट करूंगा तो इसकी वजह से हमारा सर्ज लोड जनरेट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ सर्ज लोड ऑन गैंट्रिक रडर इज, जो सर्ज मैंने आपको अभी बताया कि जो सर्ज लोड है इसका कैसा नेचर होता है, तो इसका नेचर सीधे सीधे लेटरल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर कि द सर्ज लोड इज अज्यूम टू बी रेसिस्टेड बाय, जो सर्ज लोड है डेट इज लेटरल लोड जो हमारा है
इस लेटरल लोड को कौन रेसिस्ट करता है? तो क्या पूरा क्रॉस सेक्शन रेसिस्ट करता है? नहीं, मैंने आपको बताया है। कंप्रेशन रेसिस्ट करता है? नहीं। कंप्रेशन फ्लेंज अलोन, हाँ, ये ही है हमारा आंसर। बाकी ये सारी आंसर्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं द सर्ज लोड इज अज्यूम टू बी रेसिस्टेड बाय, किसके द्वारा रेसिस्ट किया जाता है? कंप्रेशन फ्लेंज के द्वारा ही रेसिस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप 15 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही। अब हम लोग इसके डिजाइन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।